Hello, my dear students and my channel viewers. Welcome to my channel. I just want to thank you that for all your likes and appreciation which I am receiving as a love. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल के वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स भी मुझे मिल रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे 22 साल के ये जो कॉर्पोरेट करियर है, इसमें मैंने इतनी खुशी नहीं मिली जितना मुझे खुशी आज मिलता है कि मेरे काम को सराहा जा रहा है और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। सो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन से ये जो सब्जेक्ट है एनआईएसएम काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें एग्ज़ाम्स तो के लिए अपीयर हो रहे हैं बट they are not able to study or they are not able to understand few things. उनको काफी सारी चीजें समझ में नहीं आ रहा है और वो डिफिकल्ट वर्ड्स को के कारण काफी सारे फेलियर्स भी हो रहे हैं। हो सकता है उनको क्वेश्चंस नहीं समझ में नहीं आ रहे हैं। देखिए आज के डेट में कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये मेरा चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि बेसिक्स फर्स्ट। अगर आपकी बेसिक्स एबीसीडी क्लियर है ना, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे, उसके टर्मिनोलॉजीज को समझ पाएंगे, उसके हो सकता है क्वेश्चन कभी-कभी आपको ट्रिकियर लगे, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस को समझ के और उस पर डिसीजन ले पाएंगे। तो होगा क्या कि आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो जैसा आप एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो, तो मैंने काफी सारे रिसर्च करने के बाद ये टॉप 42 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग को मैंने आज इस वीडियो में उतारने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूबल होगा। आपको देखो मैंने इसलिए इसमें टैगलाइन भी लिखा है, इसको समझ डाला तो जरूर पास हो जाने वाला। कि आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके काफ़ी सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो इस फाइनेंशियल वर्ल्ड के हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं अगेन आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे चैनल के व्यूज़ मैं देख रहा हूँ अच्छे हो रहे हैं और काफ़ी सारे अच्छे वैल्यूएबल कमेंट्स मिल रहे हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि हाँ, चलो मेरे काम से किसी को फ़ायदा हो रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए मैंने आपको वेलकम किया इस चैनल के द्वारा। अ, मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं आती थी वो सब चीज़ें सीख रहा हूँ। सो कभी-कभी लगेगा कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन ठीक है, मैं अभी सीखने का हर एक इंसान सीखता है तो मैं भी सीखने की मूड में हूँ। अब देखिए इस चैनल के माध्यम से मैंने पहले ही बोला था कि इस चैनल को आप अगर वॉच करते हैं तो काफ़ी सारे चैनल हैं इस मार्केट में जिसमें आपको बहुत सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा कुछ सिखाया जाता है। बट मेरा जो तरीका है सिखाने का वो थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को अगर बेसिक प्लेटफॉर्म के बेसिस पे अगर बताया जाता है नॉट ओनली उनकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बट ऐसा होना चाहिए कि उनको एग्जाम्स पास करने के बाद जब जब वो रियल टाइम या रियल लाइफ में जाते हैं अपने काम के लिए या अपने बैंक में या फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहे हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो उनको काम करने में आसानी हो। तो ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न वही है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जैसा आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि क्या इस वीडियो से आपको मिलेगा, व्हाट वी विल लर्न इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, तो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट मिलेगी। तो म्यूचुअल फंड को रिलेटेड बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में आने लगेंगी। आप एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचते हैं तो एनएसएम 5A का जो एग्जाम है टिपिकली आपको देखोगे तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें आपको टेक्निकल टर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा कि ये सही है बट आप अगर आपके पास परसेंटेज देखोगे तो वो आपको बहुत माने डिप्रेशन में जाओगे कि आपको लगेगा कि यार मैं क्यों फेल हो जा रहा हूँ, क्या गलती हो रही है। आप देखोगे मैंने देखा है कि 48, 49, 50 आते आते लोगों की मैंने
10-10, 12-12 बार एग्जाम्स देते हैं स्टूडेंट्स। तो क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की कि हाँ, चलो उनका बेसिक जो वर्ड्स होते हैं, जो मैंने देखा कि न काफ़ी सारे क्वेश्चंस या कोई भी सब्जेक्ट को उठा लो 1 से 12 तक NISM 5A का, अगर आपको वर्ड्स की समझ नहीं है तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे, है ना? तो इसीलिए आपको ये, और आपको क्या मिलेगा? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। मान लीजिए आप जैसा कि मैंने बताया कि आप म्यूचुअल फंड के जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसके लिए आप इफेक्टिव, अगर आप किसी से बात करते हैं एज अ, मान लीजिए पास भी हो गए, तो आपको बात करना आएगा कि हाँ भैया इसका मतलब क्या है। अगर आपको दो चार वर्ड्स वो अगला बोल रहा है या फिर आप डिस्कशन कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। तो आप जब आप एड्रेस कर पाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंट महसूस होगा, तो आपको क्लाइंट भी अच्छा सा आपको रिस्पॉन्स देगा, तो और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो इस वीडियो से आपको बहुत सारा फायदे होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये वीडियो को बनाने के पीछे मैंने बहुत पहले सोचा कि किस तरह का वीडियो बनाया जाए। काफी सारे चैनल्स है, मॉक टेस्ट है, ये है वो है, बहुत सारा कुछ बनाना है। तो ये टर्मिनोलॉजीज का वीडियो मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मैं जानता हूँ, जैसे कि मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी सारे सालों से काम किया हूँ, और आज भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के फील्ड में हूँ। तो मैंने देखा है कि देखिए, आप अगर किसी भी सेक्टर में जा रहे हो तो उनका कॉम्प्लायंस या रेगुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कॉम्प्लायंस को समझ लेते कि भाई देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किसके रेगुलेटेड है? सेबी के द्वारा। अब अगर सेबी कुछ आपको अगर मेल भेज रहा है या फिर आपके पास लेटर्स आ रहे हैं या फिर आप कोई चीज़ का पढ़ रहे हैं, कुछ नोटिफिकेशंस आई हैं या कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आपको वहाँ पे भी टर्मिनोलॉजीज, टेक्निकल टर्म्स होंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है, राइट? दूसरा आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जैसे मैं आपको बताया कि ये जो एग्जामिनेशन आप पास करोगे, ये चीज मत सोचो कि नहीं मैं, मेरा काम सिर्फ पढ़ाई पढ़ के एग्जामिनेशन पास करना। आपका एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है। आप जब बैंक में जाओगे, फाइनेंस इंडस्ट्री में जाओगे, या म्यूचुअल फंड कंपनीज में कहीं अगर काम करते हो, या फिर किसी भी, अगर आप खुद भी अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो आपका एक अप्रोच होना चाहिए कि हम कैसे करके बात करें, क्या हमारी डेवलपमेंट है, हमारे पास क्लाइंट्स कैसे आएंगे। तो देखिए, नॉलेज अगर आपके पास है तो आपके पास काम की कमी नहीं होगी, राइट? तो इसीलिए ये जो वीडियो है उससे आपको दोनों चीजों में फायदा मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने देखा है कि भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि भाई एटलीस्ट म्यूचुअल फंड की जानकारी उनको हो जाए, म्यूचुअल फंड एक्चुअली है क्या। कोई भी आपसे अगर पूछता है कि म्यूचुअल फंड है क्या, तो उसको आप बिल्कुल बोलिए, अब म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल्स मनी। अब ये क्या होता है? अब देखिए, जैसे कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में ये एक आपके पास सुविधा है एज अ इन्वेस्टर, कि आप काफी सारी चीजों में आप एक जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और सारा चीजों का आप एक मजा ले सकते हैं। आप एक देखो तो आप सिक्योरिटीज मार्केट में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वहां आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स हैं। अब जैसे ही आपकी अगर इंटरेस्ट एरिया होगे, आपकी मतलब जैसे इन्वेस्टर का, तो आप वहां से जाके आप ये, प्लस एक फंड मैनेजर आपको मिलता है। एक फंड मैनेजर का काम क्या है? आप उस जिस फंड में आप म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको आप उसको मैनेजमेंट करता है वो फंड मैनेजर। तो आपकी जो प्रोफेशनल एक मैनेजमेंट का एक आपका एक हिसाब किताब हो जाता है कि आपको एक प्रोफेशनली मैनेज एक मिलता है प्रोफेशनल, जिसको की काम ही रहता है कि आप इस फंड को मैनेज करें। तो म्यूचुअल फंड आपके फाइनेंस मार्केट में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ना करके थ्रू म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट? तो ये आपका एक ओवरऑल जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या है। अब दूसरी चीज एक आती है कि भाई म्यूचुअल फंड तो समझ गया। अब म्यूचुअल फंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स क्या है? तो देखिए, म्यूचुअल फंड भी अब अलग अलग, जैसा मैं बताया कि आपको जिस तरह का चॉइसेस है, जिस तरह की आपकी प्रेफरेंसेस है, जिस तरह की आपकी उम्मीदें हैं कि नहीं मुझे भाई इस तरह के फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहां जाके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, पहला ही दिखा रहा है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड्स क्या होता है? अब इक्विटी इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? ज्यादा करके स्टॉक्स या इक्विटीज ऑफ कंपनी। इसमें भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसमें भी आप अगर देखा जाए तो अलग फर्दर क्लासिफिकेशन है मार्केट कैपिटलाइजेशन के, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप।
घबराइए नहीं, मैं आगे जाकर के आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का भी डिटेल आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए किसी का ग्रोथ है, किसी को वैल्यू के हिसाब से सोचना है, या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इक्विटीज के पास वो सारे ऑप्शंस है। मान लीजिए टेक्नोलॉजी का है या हेल्थ केयर में जिसको देख रहे हो भाई यहाँ पे मुझे जाना है या फिर यहाँ मुझे इन्वेस्ट करनी है, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके पास होती है। डेब्ट फंड में क्या होता है, ऑल्सो नोन एज, देखिए फिक्स्ड इनकम फंड्स। अब देखिए जिनके पास अगर कोई अगर उनको बोलता है कि नहीं भाई हमारे पास ऐसी चीज हो जहाँ पे मुझे फिक्स्ड इनकम का एक हिसाब किताब रहे, तो वो उस इन्वेस्टर को आप डेब्ट फंड बोल सकते हैं। सिक्योरिटीज हो गया जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, है ना। डेब्ट फंड का जो मुख्य एम होता है, जैसे मान लीजिए उनका जो फंड का जो एम होगा वो क्या होता है, एक रेगुलर इनकम या कैपिटल उनका प्रिजर्व रहे, तो उस तरह के फंड्स में आप जा सकते हैं एज अ इन्वेस्टर। अब तीसरा आ जाता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड देखिए क्या बोल रहा है, दिस फंड्स इन्वेस्ट इन अ मिक्स ऑफ बोथ इक्विटीज एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। तो इसमें इनका मिश्रण हो गया, उसको बोलते हैं हाइब्रिड, है ना। इंडेक्स फंड्स क्या होता है, इंडेक्स फंड में एम होती है क्या, परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग हो गया, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 या S&P 500 जो होता है, जिसमें लिस्टेड कुछ स्टॉक्स होंगे या इंडेक्सेस होंगे, उसी के ऊपर ये फंड्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास सेक्टर फंड्स। अब ये सेक्टर फंड्स क्या होता है, स्पेसिफिक सेक्टर। सेक्टर का मतलब देखिए होता है जैसे आपका रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब अलग अलग सेक्टर है। तो अब देखिए मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सेक्टर बहुत बूमिंग में है, और आप जानते हैं कि नहीं ये जो म्यूचुअल फंड में इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप वहां पे जा सकते हैं कि सेक्टर फंड्स में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड क्या होता है, अब देखिए अब इसमें एक पर्टिकुलर किसी भी स्पेसिफिक थीम के ऊपर काम होगा। अब जैसे आज देख रहे होगे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी सारा काम हो रहा है। आप अगर देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे आपको डिसीजंस लिए हैं कि भाई हम रिन्यूएबल एनर्जी, सारा वर्ल्ड काम कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आपको पूछना ही नहीं है कि क्या है, आज एआई का जमाना है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर है, साइबर सिक्योरिटी के है थीम, तो उस रिलेटेड फंड्स में म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपको मिलेंगे। टैक्स सेविंग फंड्स, ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स को बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपको ईएलएसएस बोलते हैं। ये देखिए जिनका थोड़ा सा ऐसा सोच होता है कि नहीं उनको टैक्स सेविंग बेनिफिट्स चाहिए, या फिर उनको एक इसमें चीज होती है कि भाई लॉकिंग पीरियड होती है। ये चीज का ध्यान दीजिएगा कि ईएलएसएस में एक कंडीशन होता है लॉकिंग पीरियड ऑफ 3 इयर्स। मनी मार्केट फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म्स, हाई लिक्विड। अब देखिए इनका ये ज्यादातर करके ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रोवाइड कैपिटल प्रिजर्वेशन। अब ये समझते हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन क्या है। कैपिटल मतलब कुछ नहीं होता है, पूंजी। जो इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। और उनका स्टेबल रिटर्न आए, ताकि वो एक तरह का रिटर्न उनका मिलता रहे, ताकि उनका रिटर्न जो है फ्लक्चुएट नहीं होगा। और उनको रिस्क बहुत मिनिमम हो। जो ऐसे मान लीजिए इन्वेस्टर को नहीं भैया हमारा पैसा जो है बहुत कम रिस्क में जाए, और उनको इनकम बहुत ही ज्यादा नहीं मिले, लेकिन उनको एक स्टेबल मिलते रहे, थोड़ा थोड़ा करके पैसा मिलते रहे, तो इस फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लिक्विड फंड्स में। लिक्विड फंड्स देखिए अब एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिनकी मेच्योरिटी होती है 91 डेज से, राइट। गिल्ड फंड्स देखिए इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फंड्स होते हैं इनमें जो लो रिस्क होते हैं ना। अब ये क्यों, क्योंकि इनमें गवर्नमेंट के जो क्रेडिट वर्दीनेस होता है, गवर्नमेंट से बैक्ड होती है, तो इस तरह के फंड्स में वो लोग इन्वेस्टर्स जा सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स है। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी है उनके लिए पास। तो आपके लिए काफी सारा एक अच्छा ऑप्शंस बन जाता है कि आप अगर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास बेसिस ऑन कस्टमर्स रिस्क एपेटाइट, बेसिस ऑन कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, बेसिस ऑन कस्टमर का नॉलेज, बेसिस ऑन कस्टमर के जो इंटरेस्ट एरिया होंगे, उनका गोल सेटिंग होगा, उनका फाइनेंशियल लेवल होगा, उसके हिसाब से आप उनको फंड बता सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपके डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, एसिड टेस्ट रेशियो। अब ये रेशियो क्या होता है, ये एक ऐसा रेशियो है जो क्या दर्शाता है, बाय डिवाइडिंग कंपनीज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब ये करंट एसेट्स क्या होता है, एसेट मतलब होता है कि जैसे जिस तरह से कंपनी के पास
कमाई आ रही है वो चीजें। लायबिलिटीज मतलब वो हो गई जिसको देनदारी हो गई, जिसको बोलेंगे ये हमारे हमने लोन ले लिया तो देनदारी हो गई, तो लायबिलिटीज। अब ये क्या दर्शाता है कि एक ऐसा रेशियो जो दर्शाएगा कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की। अब वो एक रेशियो होता है जिसको बोलते हैं हम एसेट टेस्ट रेशियो। ये ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब ये जान के रखिए कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कोई भी कंपनी का अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ समझना है कि ये कंपनी कैसे कर रही है, परफॉर्म कर रही है या अंडर परफॉर्मिंग कंपनी है, या फिर हमको इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं चाहिए, तो एसिड टेस्ट रेशियो से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अल्फा। अल्फा क्या करता है, देखिए लिख ही रहा है इसमें, अल्फा मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन फंड्स एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। अब एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है? एक्चुअल रिटर्न मतलब जितना वो रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे वो मतलब कोई फंड, और एक्सपेक्टेड मतलब कितना आ सकता है। इसका जो परफॉर्मेंस मेजर करता है वो अल्फा के द्वारा होता है। अब अगर पॉजिटिव अल्फा हो रही है तो हमको समझ में आना चाहिए कि भाई फंड जो है परफॉर्म बेटर देन द इट्स बेटा, मतलब जो ये इंडिकेटर है उसका, उससे वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। और अगर नेगेटिव अल्फा होता है तो उसका मतलब फंड क्या है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हमको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, हम मतलब इन्वेस्टर। एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन देखिए बहुत कॉमन सा वर्ड है। आप देखो ये बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वर्ड आएगा, घूम घूम के आएगा, आपको बार बार आपको आएगा घुमा फिरा के। तो एसेट एलोकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफाइंग द इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल स्टेट, कैश टू ऑप्टिमाइज रिस्क। अब एसेट एलोकेशन का सिंपल एक मीनिंग समझा लीजिए कि अगर आप मान लीजिए एफडी में पैसा लगाते हैं तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा पैसा एफडी, आप तो पैसा तो निकाल पाएंगे लेकिन आपकी पूंजी जो है बढ़ेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पैसे को अलग अलग अलग, कुछ पैसा को हम लोग स्टॉक में लगा रखेंगे, कुछ पैसा को हम लोग बॉन्ड में लगा रखेंगे, कुछ पैसा को हम लोग रियल एस्टेट में लगाएंगे। तो हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के गोल के हिसाब से अपना हम जो एसेट है उस पर अपना हम एलोकेट करेंगे फंड को। ठीक है, तो इसी तरह का चीज को बोलते हैं एसेट एलोकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब एक कंपनी है, ये रजिस्टर्ड होती है सेबी के द्वारा। सेबी आप जानते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या करती है, उनके इन्वेस्टमेंट और डिस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ द म्यूचुअल फंड, और क्या करते हैं, मैनेज द एसेट ऑफ द म्यूचुअल फंड। अब ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, आप देखोगे, आप स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, एक्सिस म्यूचुअल फंड, डीएसपी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, है ना, कोटक, आदित्य बिरला कैपिटल, ये सब बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि जिसको हम लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हिसाब से बोल सकते हैं। ओके, देखिए आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा कि काफी सारे कॉमन टर्म्स हैं। अगर ये टर्म को आप समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, राइट, क्योंकि आप वर्ड समझ गए हो, राइट। और इसी तरह के वर्ड्स को आप देखना हर एक क्वेश्चन में घुमा घुमा के जो आपके एग्जाम्स के समय आएगा। बैक एंड लोड। अब देखिए बैक एंड लोड का मतलब क्या, अब एक कमीशन या चार्ज, है ना, जब वो इन्वेस्टर होता है कि कोई भी एग्जिट करता है किसी म्यूचुअल फंड में, मतलब वो पैसा अपना वापस ले लेता है, तो उसको एक म्यूचुअल फंड क्या होता है, एग्जिट लोड चार्ज करती है, राइट। अब ये बेसिकली एक क्यों किया जाता है, क्योंकि ताकि वो पैसा लॉन्ग टर्म के रखे, तब कि कम से कम ज्यादा दिन तक रखे, और जो इन्वेस्टर है उसमें से पैसा निकाले नहीं, ताकि उसको लगे कि नहीं मेरा तो एग्जिट लोड कट जाएगा तो बैंक ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है कुछ चार्ज काट लेगी, कुछ कमीशन काट लेगी, इसीलिए वो अपना एक पैसे को रोक रखेगा, कभी निकालेंगे नहीं, जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो ही निकालेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, बैलेंस फंड। ये भी वर्ड आपने काफी बार सुना होगा, बैलेंस फंड। बैलेंस फंड क्या होता है, देखिए सिंपल सा चीज है, इंक्लूड बोथ इक्विटी एंड डेब्ट। एक एकदम सिंपल सा समझ लीजिए कि बैलेंस फंड में क्या होगा, इक्विटी कितना, 50 से 75% तक इक्विटी, बाकी जो बचेगा वो होगा आपका, कभी 50 भी हो सकता है, कभी 65 भी हो सकता है, कभी 75 भी हो सकता है, और बाकी जो रहेगा वो डेप्थ में होगा। इसको बोलेंगे बैलेंस फंड। बैलेंस फंड क्या बोल रहा है फिर, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड दैट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, अ बॉन्ड कंपोनेंट एंड अ स्टॉक कंपोनेंट। तो ये आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इनमें दोनों का ही रेशियो होगा, और एक सिंगल पोर्टफोलियो में, जिसको बोलेंगे बैलेंस फंड। अगेन ये डिपेंड करता है, अगेन म्यूचुअल फंड
पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए, और इन्वेस्टर का क्या माइंडसेट है हम उसको देखिए। हमारा काम है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर उसको एजुकेट करना कि भैया हम कौन से फंड में जाए। अब अगर इन्वेस्टर बोल रहा है कि नहीं भाई मुझे ऐसा दो जिसमें एक थोड़ा सा बैलेंसिंग में, तो उसको हम बैलेंस फंड के हिसाब से बता सकते हैं। बेंचमार्क, unmanaged group of securities whose performance is used as a standard to measure investment performance, commonly known as marketing। अब देखिए इंडेक्स मतलब मार्केट को एक मापने का एक तरीका इंडेक्स। अब भाई आप देखोगे बीएससी को हम देखते हैं, सेंसेक्स को देखते हैं, और या फिर एनएससी निफ्टी को हम लोग फॉलो करते हैं थोड़ा कि भाई क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है या ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है तो कितना नीचे गिर रहा है। तो इसके जो एक मापने का जो तरीका है उसको बोलते हैं बेंचमार्क। ठीक है ना भाई, कितना नीचे कितना ऊपर ये हम देखते रहते हैं। बेंचमार्क का सिंपल आप अगर समझना चाहते हो तो एक मेजरमेंट, एक जज करने का हम लोग कभी भी देखते हैं तो उसी जजिंग के ऑब्जेक्टिव से देखते हैं कि भाई हाँ कितना नीचे गया या कितना ऊपर गया। बिड और सेल प्राइस, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, द प्राइस एट विच अ म्यूचुअल फंड शेयर्स आर रिडीम्ड और ब्रॉट बैक बाय द फंड। अब अगर हम एज ए इन्वेस्टर हम पैसा रिडीम करते हैं मतलब वापस लेते हैं म्यूचुअल फंड से, तो हम एक प्राइस देते हैं उसको बोलते हैं बिड और रिडेम्पशन प्राइस। दैट इज अगेन करेंट प्राइस पर शेयर बोल सकते हैं, या फिर लेस एनी रिडेम्पशन फी और बैक एंड लोड, उसको बोलेंगे हम बिड और सेल प्राइस। ब्लू चिप फंड, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्लू चिप फंड, इसको आप समझ लीजिए। ब्लू चिप स्टॉक सबसे पहले समझ लीजिए तो आप ब्लू चिप फंड भी समझ जाएंगे। ब्लू चिप स्टॉक क्या होते हैं, ये देखिए जनरली वेल स्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल साउंड कंपनी। और फाइनेंशियल साउंड कंपनी का मतलब क्या होता है कि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आप देखो कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं अक्रॉस वर्ल्ड, मतलब आप चाहे भारत में देख लो या इंडिया से बाहर देख लो कि, तो ये सालों साल 10-10 20-20 साल से कंपनी टिकी हुई है, 30 साल से टिकी हुई है, लेकिन इनका काम नीचे नहीं जा रहा है, इनका फिनांस का जो स्ट्रेंथ है ये नीचे नहीं जाता है। ठीक है ना, बहुत काफी सारे डिपेंडेबल, क्योंकि लोग इस पे डिपेंड करते हैं और इनकी अर्निंग को भी है, ये काफी सारा डिविडेंड्स पे आउट करते हैं। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं, या फिर उनके जो स्टॉक्स हैं काफी अच्छे रिटर्न देते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म में। तो इसमें लोगों को बहुत भरोसा होता है। तो इसी तरह से ब्लू चिप जो इन कंपनीज को लेकर के चलते हैं उस फंड में, तो उसको बोलेंगे ब्लू चिप फंड। जहाँ लार्जली देखा जाएगा कि इस तरह के, देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको कोका कोला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ यही कंपनीज हैं, इसको इसी तरह की कंपनीज और भी लिस्टेड होंगे। आपका गूगल में सर्च करोगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि ब्लू चिप कंपनीज इन इंडिया या ब्लू चिप कंपनीज इंटरनेशनल ब्लू चिप कंपनीज, राइट। तो इनका मेजर ये रहता है कि इनका रिटर्न, जो इन्वेस्टर क्या सोचता है कि इसमें हम पैसा लगाएंगे तो हमारा रिटर्न जो है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग होगा और बहुत ही अच्छा मेरा जो डिविडेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू भी रहेगा। कॉर्पस, ये देखिए ये वर्ड भी बहुत कॉमन वर्ड है। कॉर्पस क्या मतलब होता है, टोटल मनी इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर स्कीम ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स। जैसे मान लीजिए आप 100 यूनिट्स इन अ इक्विटी फंड है, अब ईच यूनिट का जो वर्थ है वो 10 रुपए है, तो टोटल कॉर्पस कितना हो गया, ये 10 इंटू 100 हो गया 1000। अब अगर कुछ न्यू इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं 300, तो टोटल इस फंड का कॉर्पस कितना हो गया 1300। इसी को बोलते हैं, मतलब एक क्या बोला जाए कि टोटल मनी इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर स्कीम बाय द इन्वेस्टर, इसको बोलते हैं कॉर्पस। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर देखिए बहुत अगेन बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर में थोड़ा समझ लीजिए कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कॉर्पोरेशन भी हो सकते हैं। कॉर्पोरेशन मतलब यहाँ पे हो गए एंटिटीज, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर यूजुअली हम लोग जो देखते हैं बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्लानर्स भी होते हैं। जैसे आप देखोगे बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर्स है, वो अपने खुद के लेवल पे अपने एजेंसी लेके रखते हैं और वो काम करते हैं। ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती है ना, इस तरह के। और उनको क्या मिलता है, कंपनसेशन मिलता है अगर वो म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, तो उनको कमीशन मिलता है। आप जैसे देखो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, एनजे बोल के है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस आईसीसी सिक्योरिटीज है, आईसीसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, सिटी बैंक है, इस तरह के बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। अब उनका देखोगे अर्निंग भी आप देखोगे तो ग्रोथ उनका बहुत ज्यादा है। सो स्क्रीन पे मैंने जस्ट हाईलाइट किया, ये डेटा मैंने किसी अगेन प्रमोशंस के लिए नहीं दिया है, जस्ट एक आपको समझाने के लिए आपको भेज रहा हूँ। बॉन्ड फंड क्या होता है, देखिए बॉन्ड फंड ऑफ म्यूचुअल फंड हुज पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ
प्राइमरीली ऑफ कॉर्पोरेट, म्यूनिसिपल और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब देखिए ये इस तरह के बॉन्ड्स निकलते हैं, तो जनरली जो ऐसा सोचते हैं कि भाई नहीं, उनका इनकम होगा ग्रोथ से ज्यादा, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू या इनकम ऑब्जेक्टिव जिनका रहता है, वो इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं बॉन्ड फंड। डिविडेंड प्लान क्या होती है? डिविडेंड प्लान होता है इंडिविजुअल प्लान ऑफ फंड पेज डिविडेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखिए जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि नहीं भैया हमको ऐसा चीज इन्वेस्टमेंट बताइए, ऐसा कुछ तरीका बताइए जहां पे मुझे छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी कमाई भी आती रहे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड प्लान उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अब स्क्रीन पे देख रहे हो कि डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स कौन सी हैं, जैसे आईसीआईसी है, फ्रैंकलिन है, आदित्य बिरला है, यूटीआई है, एचडीएफसी है, टाटाज है, काफी सारे डिविडेंड है। उनका रिटर्न आप देखोगे तो 3 साल का रिटर्न, जो भी इन्वेस्टर होता है ना, ये सब चीजें थोड़ा सा देखता है कि उनका 3 साल का रिटर्न क्या है और कितना हमारा डिविडेंड वो पे आउट करते हैं। ओके। होल्डिंग पीरियड अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर हैं या फिर आप बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में अगर हैं तो इनको समझना बोले। देखिए होल्डिंग पीरियड कुछ नहीं होता है, एक बहुत ही सिंपल सा चीज है, लेंथ ऑफ टाइम। इसमें होल्डिंग मतलब आपको पकड़ के रखना। तो म्यूचुअल फंड को आप तो पकड़ोगे नहीं, तो क्या कर सकते हैं, जितना देर तक आप उस फंड में अपना पैसा लगा के रखेंगे उसकी उसी को बोलते हैं होल्डिंग। ठीक है ना? अब ये दो तरह का हो सकता है, एक आपका शॉर्ट टर्म होल्डिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग होती है। अब ये शॉर्ट टर्म होल्डिंग क्या होता है? अब देखिए म्यूचुअल फंड सेक्टर में अगर लेस देन 1 ईयर होता है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म होल्डिंग। ठीक है ना? अगर लॉन्ग टर्म के लिए बोला जाए तो मोर देन 1 ईयर, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, है ना? होल्डिंग पीरियड भी आपको दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका शॉर्ट टर्म, दूसरा आपका लॉन्ग टर्म। अब देखिए इसमें अलग अलग तरीके से आपका कैपिटल गेन भी होता है, ये मैं आपको फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैपिटल गेन लेकर के समझाने के लिए। अभी आपका जो आज का जो वीडियो है ये सिंपल आपको टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। ओके। इन्वेस्टमेंट यील्ड। अब ये क्या होता है? यील्ड मतलब होता है सिंपल आपका कि आप जो पैसा लगा रहे हैं उससे आपको रिटर्न क्या मिल रहा है। ठीक है ना? आप जैसे आप देखोगे कि गांव देहात में हम पौधा लगाते हैं तो भैया हम इतना एकड़ में पौधा लगाएं, इतना हम कट्ठा में पौधा लगाएं, हमको इतना पैदावार मिलेगा। तो ठीक उसी तरह कोई भी इन्वेस्टर अगर पैसा लगाता है तो उसको रिटर्न क्या मिलता है, तो सालाना उसको रिटर्न क्या मिलता है उसको बोलते हैं एनुअल परसेंटेज रिटर्न। अब ये स्पेसिफिक किसी टाइम को पीरियड को लेकर के होता है तो हम इन्वेस्टमेंट यील्ड बोलते हैं उसको, राइट? लिक्विड फंड। लिक्विड फंड क्या होता है? देखिए लिक्विड फंड इज द सेम एज मनी मार्केट फंड बट अवॉइड्स अ लॉक इन पीरियड। इसमें क्या होता है? लॉक इन पीरियड नहीं होता है। लिक्विड का मतलब ही होता है हम जब चाहे तब हम पैसा निकाल सके। ठीक है ना? अब शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड डेप्ट होता है, जैसे आप ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, है ना? इस तरह के लिक्विड फंड्स। इनका देखिए ज्यादातर करके क्या होता है कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करता है? सेफ्टी और स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। माने उनको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टर सोचता होगा उनके लिए इस तरह का फंड बहुत है कि भाई मान लो वो पैसा लगाना तो चाहता है, भले ही उसको रिटर्न थोड़ा सा कम मिले, लेकिन वो अपने पैसे की सेफ्टी चाहता है ना? और उसको एक एक निरंतर एक अर्निंग भी होते रहे, तो उसके लिए लिक्विड फंड। नेट एसेट वैल्यू। अब देखिए नेट एसेट वैल्यू के लिए समझाने के लिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि नेट एसेट वैल्यू का कैलकुलेशन का प्रैक्टिस आप बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। अब नेट एसेट वैल्यू आपको समझा देता हूँ। नेट एसेट वैल्यू क्या मतलब है? यूनिट ऑफ स्कीम। आप कभी भी आप म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट अगर देखोगे तो उसमें एनएवी आपको कभी भी आपको मान लीजिए आप एसआईपी भी सिंपल आप करते हैं तो उसमें आपको एनएवी दिया जाता है कि भाई अब उसका कैलकुलेशन क्या होता है? NAV is calculated using the following formula। देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, NAV equals to value of assets minus value of liabilities divided by total number of outstanding units। ये होता है आपका NAV का फॉर्मूला। NAV का मतलब कुछ नहीं होता है, जो स्कीम के यूनिट्स हैं, है ना, वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से उस म्यूचुअल फंड को दर्शाता है, उसको बोलते हैं NAV। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आपको बिल्कुल समझ आएगा ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सिंपली मतलब ये है, ये कुछ खर्च है ना?
एक्सपेंसेस मतलब खर्च, दैट अ कंपनी इनकर्स फॉर नॉर्मल कॉज ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस करने के लिए मान लीजिए कुछ खर्च होता है, जैसे आप रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, सैलरीज होते हैं, इस तरह के जो खर्च होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब किस तरह का खर्च होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होता है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं, है ना। तो इस तरह के खर्च को बोला जाता है, एक्सपेंसेस को बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आर एन टी एजेंट्स, देखिए ये इनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड्स में। अब ये कौन होते हैं, इनका फुल फॉर्म अगर बोला जाए तो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर, इनको शॉर्ट फॉर्म में आर एन टी एजेंट्स बोलते हैं। अब इनका मेन काम क्या होता है, हैंडल ऑल पेपर वर्क इन्वॉल्विंग इन्वेस्टर सर्विसिंग। अब आप देखोगे पुराने जमाने में जो काम मुनीम का होता था ना, ये जैसे अकाउंटेंट होते हैं ना, उस तरह का काम होता है इनका। अकाउंटेंट तो चलो भाई खाता भाई मेंटेन भी करता है, तो इनका क्या काम क्या होता है, पेपर वर्क का ज्यादातर काम होता है। जैसे इन्वेस्टर्स को कोई सर्विसिंग करनी है, कोई इनमें अगर किसी भी तरह का उनका बैक एंड ऑपरेशंस है, फंक्शंस है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई वर्क होता है, तो ये सारा काम आर एन टी एजेंट्स के द्वारा किया जाता है। इनकी जो भूमिका है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, है ना, ये आप ध्यान देना। सपोर्ट सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर एन टी एजेंट्स। रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट अब क्या होता है, अब देखो रिकॉर्ड का मतलब होता है यहाँ पे रिकॉर्ड, मतलब आपको कहीं ना कहीं नथी करनी है, कहीं ना कहीं नोट डाउन करना है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को अगर कुछ मिलने का है, जैसे मान लीजिए उस पर्टिकुलर स्कीम में डिविडेंड्स मिलने वाले हैं या बोनस मिलने वाला है, या फिर कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है, तो उसको डेट के हिसाब से वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसकी रिकॉर्ड डेट अगर नहीं होता तो उसके हिसाब से उसको डिविडेंड या बोनस नहीं मिलेगा, राइट। तो रिकॉर्ड डेट। चलिए आगे चलते हैं। स्विचिंग, स्विचिंग का क्या मतलब होता है, मूविंग मनी फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर विद इन वन फैमिली। अब देखिए एक ही फंड फैमिली के अंदर अगर स्विचिंग होती है, स्विचिंग मतलब सिंपल ये होता है कि एक टाइप के फंड से दूसरे टाइप के उसमें चले जाना, एक तरफ का स्कीम है दूसरे स्कीम में चले जाना। अब ये क्यों ऑप्शन दिया जाता है इन्वेस्टर को, ताकि वो अपना रिस्क को मैनेज कर पाए। हम देख रहे हैं कि नहीं भैया ये टाइप का फंड हम अपना पर्टिकुलर टाइप की जो हम पैसा लगा रखे हैं मान लीजिए इक्विटीज में, तो इक्विटीज में ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, रिस्क है ज्यादा, तो हम उसको दूसरे में शिफ्ट कर देंगे, डेप्ट में चले जाएंगे। या फिर हम देख रहे हैं डेप्ट में मुझे कमाई कम हो रही है, तो हम थोड़ा सा कमाई कर लेते हैं, इक्विटीज ज्यादा परफॉर्म चल रहा है तो हम स्विच कर लेंगे उधर, ठीक है। तो ये उसका रिटर्न ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हम रिटर्न्स इंप्रूव कर सके अपना, हम पैसा लगाए हैं क्यों, क्योंकि हमारे पास रिटर्न आना चाहिए। टू अलाइन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, हम अगर देख रहे हैं कि कोई मेरा फाइनेंशियल गोल है जो कि मेरा इस तरह से अगर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हम अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ पहुंच जाएंगे। या फिर हमारी रिस्क लेने की टॉलरेंस नहीं है, मतलब रिस्क नहीं ले पाएंगे, इतना घट रहा है मार्केट, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्कीम में पैसा लगा रखा है वो, या फंड में लगा रखा है, तो वहां पे ठीक से उसकी रिटर्न आ नहीं रही है, ठीक है ना। या फिर सिंपली जैसे मैंने आपको बताया कि डेप्ट टू इक्विटी या इक्विटी टू डेप्ट, वो अपना फंड को स्विच कर सकता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट क्या बोल रहा है, देखिए द रेट एट विच फंड्स पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज आर चेंज ईच ईयर। अब देखिए क्या होता है कि फंड के जो एसेट्स होते हैं, मान लीजिए अब 100 करोड़ का एसेट है, अब मान लीजिए उस एसेट को उसने सेल कर दिया, तो उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का टर्नओवर 100% चेंज हो गया, है ना। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट इज 100%, तो इसको बोलेंगे। मान लीजिए ज्यादा करके ये देखा जाता है कि एग्रेसिवली मैनेज जो फंड्स होते हैं उसमें ज्यादा करके हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट्स होते हैं, जहाँ के उनके बदले अगर देखा जाए तो कंजर्वेटिव जो फंड्स होते हैं उनमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से होता है, राइट। अब ये देखा गया है कि हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट्स जनरली ऐड टू द एक्सपेंस ऑफ द फंड, तो अब इसमें एक्सपेंस भी ऐड होते हैं, राइट। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट। रोल ओवर ऑप्शन क्या होता है, रोल ओवर ऑप्शन देखिए एट रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब सिंपली होता है कि जब पैसा इन्वेस्टर निकालता है, ठीक है ना, तो उसके पास ऑप्शन ये होता है कि वापस उसी फंड में डाल सके, तो उसको बोलते हैं रोल ओवर। इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई हमने पैसा इसमें से निकाला और फिर से हम इसमें डाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रोल ओवर, री इन्वेस्टमेंट
जो बोलते हैं री इन्वेस्टिंग द अमाउंट। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स, अभी देखिए ये प्लान्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड मार्केट में काम कर रहे हैं या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी हो जाएगा कि भाई हम इन्वेस्टर्स के साथ डील कर रहे हैं। सो वो किस तरह के इन्वेस्टर्स हो, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स। अब मान लीजिए कोई ऐसा है जो चाहता है कि नहीं हमारे पास एक डिविडेंड इनकम भी आए, कैपिटल गेन उनका हो, या फिर उनको सोचते हैं कि नहीं बीच बीच में उनके पास रेगुलर में कुछ ना कुछ इनकम आते रहे। ये इनकम कैसा होगा, ये इनकम भाई हम चाहते हैं कि मेरा क्वार्टरली इनकम होगा या मंथली होगा या ईयरली होगा। तो इस तरह का सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, मतलब हम जैसा चाहे उस तरह का हम प्लान अपना बना सकते हैं या निकाल सकते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो ये हो गया आपका सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यूनिट एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। जस्ट एज शेयर्स रिप्रेजेंट एक्सटेंट ऑफ इक्विटी ओनरशिप, यूनिट रिप्रेजेंट्स योर एक्सटेंट ऑफ ओनरशिप इन म्यूचुअल फंड। जिस तरह से हम स्टॉक की बात करते हैं तो उनको शेयर बोलते हैं कि भाई हमका इतना शेयर हम खरीद लिए, इतना सारे शेयर हमने इस कंपनी का लिया। उसी तरह म्यूचुअल फंड में आप यूनिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल से आप याद रखिएगा। और ये जो वैल्यू है इच यूनिट को दर्शाया जाता है एनएवी के द्वारा म्यूचुअल फंड, बस ये आप याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसका देखिए थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स अगर होते हैं तो उसमें ईएलएसएस एक नाम आता है। अभी जान लीजिए ईएलएसएस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, इन टर्म्स ऑफ आपके जो जब आप बैंक में या ब्रांच में या फिर आप फाइनेंस सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए ईएलएसएस का मेजर आपका जो होता है ये इक्विटीज में होते हैं, मतलब आपको हाई रिस्क होगा, राइट, आपको हाई रिटर्न। दूसरी जो चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, डिविडेंड इन दिस स्कीम्स आर टैक्स फ्री, मतलब आपको टैक्स फ्री मिलते हैं डिविडेंड जो आएंगे। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का इन्वेस्टर अगर है, कौन से इन्वेस्टर आपको ज्यादातर के देखिएगा सैलरी होल्डर है, तो जनवरी फरवरी मार्च में काफी सारे लोग टैक्स बचाने के लिए अपना काम करते हैं, तो उनको आप ईएलएसएस बिल्कुल आप पिच कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि ऑफरिंग टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन इंडिया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एलएसएस हैव अ लॉकिंग पीरियड ऑफ 3 years which means that कि इन्वेस्टर्स कैन नॉट रिडीम देयर इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्टर अगर इस एलएसएस में पैसा लगाता है तो 3 साल की उसकी लॉकिंग पीरियड सिंपली मतलब ये होता है कि वो 3 साल के पहले अगर चाहे भी तो पैसा नहीं निकाल सकता। ये इसका एक थोड़ा एक बोल लीजिए एक लिमिटेशन है। गिल्ड फंड क्या होता है? देखिए ज्यादा करके G-Secs होते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग G-Secs बोलते हैं, उनमें ये पैसा लगाया जाता है। जैसे आपका ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनकम, फिक्स्ड इनकम जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना, इशूड बाय गवर्नमेंट। तो इसको इस तरह के जो फंड्स में होते हैं और इनको बोला जाता है गिल्ड फंड्स। एसआईपी आज का बहुत ही प्रचलित वर्ड है ना। बहुत सारे देखोगे आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, एसआईपी किया क्या, एसआईपी किया क्या। तो अब एक बहुत अच्छा चीज है, एक बहुत अच्छा मेथड है जिसके आप फिक्स्ड अमाउंट एक मंथली रेगुलरली बेसिस पे आप कर सकते हैं। आप भी अगर कहीं अगर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप छोटा से छोटा एसआईपी स्टार्ट करें। एसआईपी के ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो भी आपको बिल्कुल बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एसआईपी का। क्यों लोग करते हैं? क्योंकि रेगुलर इन्वेस्टिंग है उनकी। आप मिनिमम जैसे मान लीजिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखोगे बहुत बड़ा अमाउंट आपको एक बहुत 2-3 साल 4 साल 5 साल के अंदर आपको मिलने लगेगा। मतलब आप एक अच्छा खासा फंड एक तैयार कर लेंगे अपने लिए। ऑटोमेटिक डिडक्शन अगर हो जाते हैं, देखिए आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका अगर पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है तो एसआईपी अपने आप डिडक्शन कर लेगा। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसका मतलब क्या होता है? देखिए आप जैसे जैसे मान लीजिए जब मार्केट अगर डाउन है तो आपको यूनिट्स आपको ज्यादा मिल जाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से आपका रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको लाभ होता है इसमें। डिसिप्लिन अप्रोच है, आप रेगुलर के बेसिस पे आपका किसी भी तरह का मार्केट कंडीशन हुआ तो आप भले ही आपका मार्केट अप हो रहा है डाउन हो रहा है तो आपको एक डिसिप्लिन वे में आप अप्रोच कर सकते हैं एसआईपी के द्वारा। फ्लेक्सिबिलिटी है
कि मान लीजिए हम अगर SIP को अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ये बढ़ाना चाहते हैं या फिर हम डिक्रीज करना चाहते हैं या पॉज करना चाहते हैं या स्टॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बिल्कुल, है ना, बेसिस ऑन हमारा फाइनेंशियल गोल क्या है या प्रेफरेंसेस क्या है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, बिल्कुल बहुत सही बात है, बोला गया है। देखिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, अगर आप मान लीजिए 20-25 साल के उम्र से आप अगर जॉब करना चालू करते हैं, मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल 30 साल अगर है, अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे आपको करोड़पति बनना है, तो SIP एक ऐसा तरीका है जिसमें आप करोड़ों का फंड आप बिल्कुल अपने लिए तैयार कर सकते हैं, है ना। आप इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी भी करना पड़ेगा कि आप किस तरह के SIPs में अपना फंड लगाए, तो उसके लिए मैं आपको अलग से, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जो टॉप परफॉर्मिंग SIPs है उनका मार्केट ट्रेंड या सिंस इंसेप्शन उनका रिटर्न क्या है ना। देखिए, ये मैं आपको सिर्फ NISM या फिर कोई भी एग्जाम्स पास करने के बेसिस पे ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को सीखने के साथ साथ आप जब इंडस्ट्री में काम करने उतरेंगे तो भी आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए, तो ये इस वीडियो आपको मदद करेगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। STP का सिंपल सा फुल फॉर्म अगर बोला जाए तो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अब ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ फंड, मान लीजिए आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की इस पर्टिकुलर टाइप के STP के हिसाब से, तो जो आपका आइदर आप वेरिएबल अमाउंट या फिर कोई आपका फंड अगर ट्रांसफर करना है एक दूसरे अमाउंट से या फिर दूसरे फंड से दूसरे फंड में, तो आप ये कर सकते हैं बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं STP। फ्रीक्वेंसी क्या है? अब देखिए, SIP के तरह ही होता है, आप ऑप्शन ले सकते हैं इसमें, मंथली क्वार्टरली, है ना, आप चूज कर सकते हैं आपके पास। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव आपको अगर पता चल जाए कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या है, कि इन्वेस्टर को एक इन्वेस्टमेंट के द्वारा अगर वो करना चाहता है तो एफिशिएंटली कर सके। आप हमारे पास भाई हम एक डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर हैं जिसको हम मार्केट कंडीशन को थोड़ा सा आप देखता रहता है, या फिर उनका रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है, या फिर उनका इन्वेस्टमेंट गोल डिफरेंट है। देखिए, हर एक इंसान का इन्वेस्टमेंट गोल डिफरेंट हो सकता है ना, उनका रिस्क एपेटाइट डिफरेंट हो सकता है। तो इसीलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्लान्स भी हैं जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। चलिए आगे चलते हैं। मैनेजमेंट फी, अगेन आपको ये एक फी है, आपको एक जैसे आपको बताना चाहूंगा कि एक फी है जो कि 0.5% से 1% तक का एक फी दिया जाता है। इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट कहीं करता है तो उसको आपको बिल्कुल ये जानकारी होनी चाहिए कि मैनेजमेंट फी कितना लेगा, है ना। बेसिस ऑन इसके ऊपर आपको वो अपना रिस्क टॉलरेंस देख सकता है, ऑब्जेक्टिव का फंड क्या है, या इन्वेस्टमेंट हम किस तरह से कर रहे हैं, या फिर हम हमारे पास अगर मैनेजमेंट फी ज्यादा है या कम है तो देख सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक कॉस्ट का थोड़ा सा फैक्टर देखता है कि भाई हम अगर कर रहे हैं तो हमको फाइनल रिटर्न क्या मिलेगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। सेक्टर फंड, अगेन बहुत ही चर्चित वर्ड है सेक्टर फंड म्यूचुअल फंड्स में। सेक्टर फंड का देखिए, आपको वर्ड से दो चीजें यहाँ पे, सेक्टर और फंड। राइट, इक्विटी स्कीम दैट इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग इन स्पेसिफिक सेक्टर और इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड एज सेक्टर फंड। अब जैसे आप मान लीजिए फार्मास्यूटिकल एक सेक्टर हो गया, है ना। आप जैसे सोलर जो कंपनीज हैं, या फिर इस तरह के जो EVs आ रही हैं, उस तरह के सेक्टर्स में कोई अगर फंड है तो पर्टिकुलर किसी सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करेगा, है ना। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, एक सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल एक सेक्टर हो गया, इस तरह के। तो पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के एक फंड। यील्ड, यील्ड मतलब आपको बताया मैं थोड़ी देर पहले भी, इस तरह का वर्ड आया था कि भाई उस तरह के पर्टिकुलर यील्ड का सिंपल मतलब होता है इनकम और रिटर्न रिसीव्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। यूजुअली कब होता है? मार्केट प्राइस या फिर फॉर अ म्यूचुअल फंड यील्ड इज इंटरेस्ट और डिविडेंड बिफोर एनी गेन और लॉस। तो हमको कितनी कमाई हो रही है उसको बोलते हैं यील्ड, कि हमें हमने पैसा लगाया और हमें वापस कितना मिला। सो डिविडेंड यील्ड, कूपन यील्ड या मैच्योरिटी यील्ड, इस तरह के यील्ड होते हैं, मतलब हमें कितना मिला पैसा इन्वेस्ट करने को, तो हमारा पैसा कैसे कैसे बढ़ रहा है। लार्ज कैप फंड, अब देखिए ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो फंड्स होते हैं ये क्या होते हैं? अब लार्ज कैप कंपनीज को अगर आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। लार्ज कैप कंपनीज कौन से होते हैं? लार्ज कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर टॉप 100 से 200 कंपनीज है तो उनको हम लोग लार्ज कैप फंड में बोलते हैं। अब इनका ये कंपनी क्या होती है? ये कंपनी बहुत ही वेल स्टैब्लिश कंपनीज होती है ना। आप देखोगे मार्केट में लोग
बहुत ज़्यादातर के अमाउंट करके इसी में कंपनीज में लगा देते हैं, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है। ये सालों साल बिजनेस करते रहते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, राइट। तो अ, एक चीज इसमें और ध्यान में, रिलेटिवली लेस रिस्की होती है लार्ज कैप फंड में। अगर कोई पैसा लगाता है तो थोड़ा सा लेस रिस्की होगा। तो इस सोच के भी लोग इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप फंड में। मिड कैप, मिड कैप देखिए उससे थोड़ा सा नीचे हो गया तो कितनी कंपनी 101 से 250th या 300वां कंपनी जो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन से, उनको हम लोग बोलेंगे मिड कैप। इसमें क्या होता है, हायर ग्रोथ होती है लेकिन इसमें हायर रिस्क भी होती है ना। हो सकता है तो इस तरह की कुछ कंपनीज अगर हो जाए, स्क्रीन में मैंने जस्ट दिखाने की कोशिश की, आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो मिड कैप कंपनीज का लिस्ट आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा, या फिर आप एक साइट है मनी कंट्रोल बोल के, वहां पे आप जाके भी देख सकते हो, राइट। स्मॉल कैप कंपनीज आप देखिए उसी तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर उनकी लिस्टिंग होती है तो 250 से 300 के पार, मतलब जो कंपनीज जो आगे चली जाती है या फिर उनको आगे जा करके इस लिस्ट से आगे जो लिस्ट है तो उनको बोला जाए। तो ये देखा जाए तो बहुत न्यू ईयर स्मॉलर कंपनीज होती है। अगेन ये देखिए लिस्ट टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत चेंज भी होता रहता है ना। तो इस तरह की कंपनीज, अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क भी होता है क्योंकि ये वोलेटाइल होती है ज्यादा, है ना। तो इस तरह से देखते हुए जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस देखिए क्या मतलब होता है, जैसे हमने देखा होगा बचपन में पीओ स्कूल का प्रोस्पेक्टस आप लोग लेके आए होंगे, उसी तरह से म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको देने के लिए कंपनीज की तरफ पे कि भाई ये पर्टिकुलर जो फंड है उसकी डिटेल क्या है। तो चाहे वो फीस हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, उनका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का ओवरव्यू क्या है, कंपनी में मैनेजमेंट टीम कौन है ना, या फिर डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन, ताकि आप इन्वेस्टर पैसा लगाने के पहले किन किन चीजों को देख के उस प्रोस्पेक्टस को देखते हुए पैसा लगाएगा, राइट। तो उसके वो बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। शार्पर रेशियो किसको बोलते हैं, शार्पर रेशियो देखिए क्या बोल रहा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। इट इज अ वाइडली यूज्ड मेजर इन फाइनेंस इंक्लूडिंग इन द एनालिसिस ऑफ म्यूचुअल फंड। अब मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड को कोई अगर एनालाइज करना चाहता है तो ये कुछ रेशियोज हैं, कुछ मापदंड है जिसके बेसिस पे वो एनालाइज करेगा। अब इसमें क्या होता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब रिस्क को किस तरह से हम एडजस्ट करते हैं। अब इनका फॉर्मूला क्या है देखिए, स्क्रीन पे दिया हुआ, पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न, राइट। अब ये क्यों किया जाता है इसको भी समझ लीजिए। इवैल्यूएट वेदर अ म्यूचुअल फंड इज प्रोवाइडिंग अ एडिक्वेट रिटर्न और नॉट। अब अगर हम इस रेशियो के द्वारा हम माप लेंगे या मेजर कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो है ये एडिक्वेट रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को, ताकि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, अच्छा इसके हिसाब से मैं यहाँ पे पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। ट्रांसफर एजेंट्स, ट्रांसफर एजेंट्स अब ये देखिए बहुत ही क्रूशियल उनका रोल होता है, जैसे मैंने बताया आरएनटी एजेंट्स है, ठीक इसी तरह से ट्रांसफर एजेंट्स भी होते हैं। इन्वेस्टर्स का उनका क्या क्या काम होता है, सर्विसिंग करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स करना, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके लिए कि भाई वो इन्फॉर्म करेंगे कि भाई कोई चीज अगर ईमेल के द्वारा या फिर लेटर के द्वारा, लेटर तो अब बहुत कम हो गया है क्योंकि ज्यादातर करके ईमेल्स के द्वारा ही जाते हैं, या फिर कोई कंप्लायंस चेंजेस होता है रेगुलेटरी के जो द्वारा, या टेक्नोलॉजिकल कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब सारा काम जो है ट्रांसफर एजेंट्स करते हैं। ओके, चलिए आ गए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे जिसका नाम है ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो क्या होता है, एक गॉज है रिस्क एडजस्टमेंट परफॉर्मेंस का। अब ये भी एक तरह का एक मेजरमेंट देता है कि भाई हम अगर कोई अगर इन्वेस्टर देखना चाहता है कि भाई हमारा पोर्टफोलियो कितना रिस्क फ्री रेट है या फिर उसके बीटा क्या बताती है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेनर रेशियो को एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमें बता देगा। ट्रेनर रेशियो कहाँ से आया देखिए थोड़ा सा जान लीजिए। जैक एल ट्रेनर एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, है ना। उन्होंने इसका इजाद किया कि भाई हाँ म्यूचुअल फंड का जो रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए एक रेशियो है जिसको ट्रेनर रेशियो बोलेंगे, उसी उन्हीं के नाम से ये आया। इसका यूजफुल क्या है, यूजफुलनेस, ट्रेनर रेशियो इज
useful for comparing the risk adjusted performance of different mutual funds of investment portfolio। अब ये क्या बताता है कि भाई अगर कोई वोलाटिलिटी है या कोई रिलेशन है मार्केट में या कोई इवैल्यूएशन करना चाहता है फंड्स के परफॉर्मेंस को, तो हम ये ट्रेनर रेशियो के द्वारा हम जान सकते हैं। इसी को बोलते हैं ट्रेनर रेशियो। चलिए आगे हम लोग अपने वीडियो के पड़ाव में, और काफी सारा कुछ हमने इस वीडियो से सीखा। मैंने भी कोशिश किया कि इस वीडियो के द्वारा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं इस NISM 5A एग्जामिनेशन में, या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के मार्केट में, या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप आप अपने एग्जाम्स को अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो के द्वारा आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ, इन टर्म्स ऑफ दिस अगर मेरे पास अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आराम से मैं पास कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। ओके, सो आप लोगों को बहुत बहुत पहले तो गुड लक, और अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं तो बिल्कुल अपना एग्जाम्स का स्टेटस मुझे बताएंगे, इस कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा कि हाँ, आप इस वीडियो से क्या लाभ हुआ या फिर कैसे आपको मदद मिली। और हम लोग आ गए हैं अपने एंड में इस वीडियो के, तो आपको अभी तक बने रहने के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट क्या करें, अगर मैं इन बातों को नहीं बताता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे व्यूअर्स हैं उनको बहुत सारा चीज, भले देखिए आप बुक तो पढ़ेंगे, लेकिन बुक में जो टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज है वो कौन बताएगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको काफी सारा बेसिक नॉलेज मैं आपको दूं, ताकि आप को काफी सारा एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट मिले। और एंड तक वीडियो को बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे वीडियोस को काफ़ी सारे लाइक्स एंड व्यूज़ मिल रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे स्टूडेंट्स या सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट करते हैं। तो ऐसे ही आने वाले वीडियोस को आप बिल्कुल आपको मिलेगा, और काफ़ी सारे नॉलेजेबल वीडियो इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग, फाइनेंस, और काफ़ी सारे स्किल डेवलपमेंट। आप मान लीजिए सेल्स सीखना चाहते हैं या फिर सेलिंग आप सीखना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, जैसे ईमेल हो गए या फिर कोई भी चीज़ जो जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं आपको सीखना चाहिए, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करिए कि सर मैं इस तरह का वीडियोस देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर इस तरह के टॉपिक्स मुझे चाहिए। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे आने वाले वीडियोस में ये सारा चीज़ आपको ऐड अप करके दूं। तो थैंक यू इतना बने रहने के लिए, and I wish you all happy journey for your exams and best wishes for your exam, and आगे आने वाले एक्साइटिंग वीडियोस के लिए बने रहिए। और क्या बोलूं, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड बाय बाय।